नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी में। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हम शेषावस्था को हमने पढ़ा था लास्ट के अंदर, उसके अंदर हमने शेषावस्था के शारीरिक विकास को पढ़ा था। ठीक है, आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम शेषावस्था के मानसिक विकास की चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर लाइव क्लास के अंदर कुछ बच्चों का एक प्रश्न था कि जो 90% विकास होता है वो किस तरह से होता है, तो उसके ऊपर अपने पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से है, उसका अर्थ क्या है। देखिए, जो गुड एनएफ था, गुड एनएफ ने क्या कहा था कि एक बच्चे का जो विकास है, एक मस्तिष्क का विकास कितना होता है टोटल, हमारा हर चीज का विकास कितना होता है, 100% होता है। अब इस 100% का 50% विकास जो है वो हमारा कितने वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि जब हम शेषावस्था के 3 वर्ष पूरे कर लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क का जो विकास होता है, यानी कि हमारा जो मानसिक विकास होता है वो हमारा 50% हो जाता है। ठीक है, यानी कि मस्तिष्क का विकास का मतलब क्या होता है, मन या मस्तिष्क का विकास का मतलब क्या होता है, हमारा मानसिक विकास। जैसे हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, उसी प्रकार से हमारा मानसिक विकास भी होता है। जो मानसिक विकास है वो हमारा शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हमारा जो शारीरिक विकास है वो बहुत तेजी के साथ शेषावस्था में होता है, और जो हमारा मानसिक विकास है वो भी शारीरिक विकास के साथ साथ जुड़कर बहुत तेजी के साथ होता है। इसलिए गुड एनएफ ने कहा था कि बच्चा जब 3 वर्ष का होता है तब उसका जितना विकास होना होता है मस्तिष्क का, यानी कि 100% होना होता है, उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। यानी कि 100 का आधा कितना है, 50% विकास के 3 वर्ष में हो जाता है। अब बात आई, जब हमने ये पढ़ा यानी कि जन्म के समय एक मस्तिष्क का भार कितना होता है, हमने पढ़ा कि जन्म, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जन्म के समय एक बच्चे के मस्तिष्क का भार कितना होता है, भार की बात कर रहा हूं, तो भार कितना होगा, 300 ग्राम होगा। अब जब भी इस मस्तिष्क का विकास होगा, यानी कि बच्चा जब 3 वर्ष या इस अवस्था के अंत में पहुंचेगा तो क्या होगा, इसी मस्तिष्क का भार कितना हो जाएगा, 1 किलो 250 ग्राम। यानी कि ये वजन हमारा 5 से 6 वर्ष की उम्र के अंदर होगा। 5 या 6 वर्ष की उम्र के अंदर हमारे मस्तिष्क का जो भार होगा वो ये होगा, और यहाँ ये जो वजन है वो हमारे पूर्ण मस्तिष्क के भार का 90% होता है। यानी कि हमारे मस्तिष्क का 90% विकास कब हो जाता है, शेषावस्था के अंदर ही हो जाता है। ये बात थी। अब भी अगर नहीं समझ में आए तो फिर से कमेंट कीजिएगा, आपको और मेथड से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये है शेषावस्था में मानसिक विकास। शेषावस्था में मानसिक विकास, ये मानसिक विकास होता क्या है, सबसे पहले तो हमें इस पे चर्चा करनी है। अभी हमने मानसिक विकास की बात की है, अभी मैंने आपको बताया कि 90% हमारा मानसिक विकास होता है। अब मानसिक विकास क्या है, वो विकास जो हमारा मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यानी कि इस विकास के अंदर क्या होता है, कौन सी हम क्रियाएं करते हैं, वो क्रियाएं करते हैं जो हमारी आंतरिक क्रियाएं होती है या हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं होती है। यानी आप कुछ सोच रहे हो, किसी चीज को पहचान रहे हो, किसी चीज को देखकर प्रतिक्रिया कर रहे हो, कोई संवेग विकसित हो रहा है या क्रोध आ रहा है आपको, तो ये सब चीजें कहाँ से है, ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं से अगर कोई चीज निकल रही है तो वो हमारा मानसिक विकास है। अगर इन क्रियाओं के अंदर अगर आपके संवेगों में परिपक्वता आ रही है, आपके मानसिक विकास यानी कि आप किसी को पहचान पा रहे हो, एक छोटा बच्चा वो किसी को पहले नहीं पहचान पा रहा था, अब वो पहचान पा रहा है, तो यानी कि उसके मस्तिष्क का विकास हुआ है, उसका मस्तिष्क का विकास हुआ है, तो यानी उसका मानसिक विकास हुआ है। तो ये होता है हमारा मानसिक विकास। इसका अर्थ क्या हुआ, आपको अगर इसकी परिभाषा देखनी हो तो ये होगी, जो विकास हमारा मस्तिष्क से जुड़ा हो,
से जुड़ा हो। वो विकास कौन सा कहलाएगा? हमारा मानसिक विकास कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस मानसिक विकास में जब परिपक्वता आती है तो कौन कौन सी बच्चे क्रियाएं करते हैं और जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि इस बच्चे का मानसिक विकास अब होने लगा है। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो वो है 1 माह की। जब बच्चा 1 माह का होगा तो 1 माह का जो बच्चा है यानी कि 1 महीने का जब बच्चा हो जाए, जन्म से 1 महीने का जब बच्चा होगा, 1 महीने से पहले वो वैसी प्रतिक्रिया नहीं करेगा जैसी इस 1 माह के अंदर करेगा, यानी कि 1 माह पूर्ण होने के बाद वो करने लगेगा। इसके अंदर वो क्या करता है कि अगर उसे कोई भूख लगी, उसे प्यास लगी, ठीक है, नींद आई, नींद आने लगी है, ये कौन सी क्रियाएं हैं? हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। इन शारीरिक, अगर शारीरिक क्रिया कोई भी महसूस हुई उसे, शारीरिक क्रिया महसूस होने पर रोने व चिल्लाने लगता है। रोएगा तो वो कौन सी क्रिया है? हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई है। जब उसे कोई भी शारीरिक आवश्यकता यानी कि उसे भूख लगी है तो भूख लगने पर क्या करेगा बच्चा? बोलकर तो नहीं कह सकता 1 महीने का बच्चा कि जी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए, बोलकर नहीं कहेगा। इसलिए वो क्या करेगा? एक मस्तिष्क से अपने एक क्रिया करेगा, एक प्रतिक्रिया करेगा इस शारीरिक आवश्यकता के उपरांत। तो वो क्रिया जो होगी वो हमारी एक मानसिक क्रिया कहलाती है। अगर आप किसी चीज की आवश्यकता अगर आपको हुई, आपको चोट लगी, कई बार क्या होता है हमें चोट लग जाती है परंतु हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता और फिर हमें दर्द भी नहीं होता। जब उस चीज के ऊपर ध्यान जाता है तो अचानक से हमें दर्द भी महसूस होने लग जाता है। दर्द होता है तो हम चिल्लाने भी लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वो चिल्लाना क्या हुआ? वो एक मस्तिष्क से जुड़ी हुई क्रिया है, यानी कि आपके इस मस्तिष्क का ध्यान उस चीज पे नहीं गया, तब तक आपने वो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की है। इसी प्रकार क्या होगा, बच्चे को अगर भूख लगेगी तो वो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसकी मस्तिष्क में वो चीजें जाएगी कि मुझे भूख लगी है, तो वो क्या करेगा? एक प्रतिक्रिया अपने मस्तिष्क से करेगा। वो कौन सी क्रिया होगी? वो रोएगा, वह चिल्लाएगा। तो ये उसकी एक मानसिक क्रिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब बच्चा 2 माह का होता है, जब बच्चा 2 माह का होता है तो 2 माह का जो बच्चा है वो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया क्या होती है? किसी क्रिया के बदले में की गई क्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रतिक्रिया कहते हैं। कोई भी आवाज उसे अब अगर सुनाई देगी, अगर वो कमरे में सो रहा है और गेट की आवाज अगर उसे सुनाई दी, झट से उस गेट की तरफ देखेगा, जिस तरह से आवाज आई है उसको, जिस तरफ से आवाज आएगी उस तरफ उस बच्चे का ध्यान एकदम से जाएगा, क्योंकि बच्चा 2 माह का हो चुका है। अब वो ध्वनि को सुन पा रहा है, ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगा है। आप उसे चिंटू मिंटू जो भी कहकर उसे आवाज लगाओगे, नाम नहीं पहचानेगा, परंतु जो आपकी आवाज होगी उस आवाज की ध्वनि को सुनकर वो आपके प्रति क्या करेगा? प्रतिक्रिया करेगा। ऐसा जो कब होता है? जब एक बच्चा शेष अवस्था में 2 माह का होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जब बच्चा 4 माह का होता है। जब बच्चा 4 माह का होता है तो सबसे पहले उसकी क्या चीज होती है? वो वस्तु को पकड़ने लगता है, वस्तु को पकड़ने लगता है। क्या करेगा? वस्तु को पकड़ने लगता है। दूसरी क्रिया कौन सी होगी इसकी? अनेक प्रकार की आवाज निकालेगा, अनेक आवाज निकालेगा। रोने के अंदर वो अनेक प्रकार की आवाजें निकालेगा। ठीक है, इसके अंदर जब 4 माह का होगा तो तीसरी की कौन सी क्रिया होगी? अब वो अपने परिवारजनों को भी पहचानेगा, परिवार के लोगों को पहचानने लगेगा। परिवारजनों को पहचानने लगेगा। यानी कि 4 माह में हमारी 3 मानसिक प्रतिक्रियाएं होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले किसी वस्तु को पकड़ने लगेगा,
यानी कि जो कोई भी चीज आप उसके पास लेगा उसे झपटने की कोशिश या उसे पकड़ने की वो कोशिश करेगा। कोई भी चीज अगर आपने उसे अगर गोद में ले रखा है तो वो आपके बाल को खींचने लगेगा, कभी आपके नाक को खींचेगा, कभी मुंह को पकड़ेगा। तो इस प्रकार से वो वस्तु को पकड़ने लगता है जब बच्चा कब होता है, 4 माह का होता है। दूसरी बात, वो अनेक प्रकार की आवाज निकालता है। यानी कि आवाज निकालने का मतलब क्या है कि वो अनेकों प्रकार से रोएगा, यानी कि उसे ऐसा कुछ भी आवाज होगी तो उस प्रकार से वो आवाज निकालने लगता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रोएगा, रोने के अंदर वो अनेक प्रकार के मतलब आवाज निकाल कर रोने लगता है। उसके बाद वो अपने परिवारजनों को पहचानता है। परिवारजनों को पहचानने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा जो है वो अपने परिवार के लोगों को, जो उसके आसपास एनी टाइम रहते हैं, उन लोगों से वो परिचित हो जाएगा। बाहर वालों को नहीं पहचानेगा, अपने परिवार के ही। अब 2 माह का जब बच्चा था, 2 माह तक का जो बच्चा है वो किसी को नहीं जानता, वो किसी को भी नहीं पहचानता है, वो अपने परिवार के लोगों को भी नहीं पहचानता, जो एनी टाइम उसके पास रहते हैं उनको भी नहीं पहचानता। परंतु जब 4 माह का जब शिशु होगा तब वो अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे जब बच्चा 6 माह का होगा, तो 6 माह का जब बच्चा होगा तब क्या करेगा, वो सुनी हुई आवाज की नकल करने लगता है। कौन सी? सुनी हुई आवाज की, सुनी हुई आवाज की नकल करेगा। यानी कि अगर आपने उसके सामने कोई भी शब्द बोला, कुछ भी आपने बोला, उस शब्द को क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, यानी कि क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा उस शब्द की, यानी कि उस शब्द की नकल करने की कोशिश करेगा। यानी कि जब 6 माह का जब शिशु होगा तो वो बच्चा, शिशु जो होगा वो सुनी हुई आवाज की क्या करेगा, नकल करेगा। ठीक है, तो सुनी हुई आवाज की नकल करने का जो समय होता है वो 6 माह होता है। अब यहाँ से आपके सामने जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, वो किस तरह से आते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि भूख लगने पर अगर बच्चा कोई रो रहा है तो वो कितने माह का है, रोकर अपनी भूख को व्यक्त कर रहा है तो वो कितने माह का बच्चा है, तो वो कितने माह का, 1 माह का बच्चा होगा। 1 माह से पहले उसे टाइम टू टाइम खुद हमें खुद को ध्यान रखना होता है कि हमें उसे कितना पोषण देना है। परंतु जब 1 माह का होगा तो वो रोकर अपनी कोई भी शारीरिक क्रिया या शारीरिक आवश्यकता को हमें फील करवा सकता है रोकर। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाए कि भूख लगने पर कोई बच्चा प्रतिक्रिया कर रहा है तो वो कितने माह का है, लगभग कितने माह का होगा, 1 माह का होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बंद कमरे में बच्चा सो रहा है और गेट की आवाज आई और बच्चे ने उस गेट की आवाज की तरफ देखा तो बच्चा कितने माह का है, कितने माह का है, 2 माह का। इस तरह से हमारे सामने प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आपको पता होना चाहिए प्रतिक्रिया जो होती है वो कौन से माह के दौरान होती है एक बच्चे की क्रिया। इसलिए हम इनके विकासों के अंदर सिर्फ क्रियाओं को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि क्रियाओं से ही सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे रीट के एग्जाम के अंदर। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है। अब यहाँ से जो प्रश्न पूछ सकते हैं वो ये है, वस्तु को पकड़ता है, एक बच्चे को उसकी माँ ने गोद में ले रखा है, उसके बाल को खींच रहा है तो वो कितने माह का है, यानी कि किसी वस्तु को पकड़ रहा है तो वो 4 माह का है। यानी कि इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न रखे जाएंगे रीट के एग्जाम के अंदर, या कोई भी आप शिक्षक भर्ती का एग्जाम देते हो, सीटेट का एग्जाम भी अगर आप देते हो तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक रहना है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो आगे की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को पढ़ते हैं। एक यहाँ और याद रखना, यहाँ वो अपना नाम पहचानने लगेगा। 6 माह में अपना नाम पहचानने लगता है। जो भी आपने उसे नाम दे रखा है बचपन में, वो नाम वो क्या है, इस 6 माह के दौरान पहचानने लगेगा। आप उसे नाम से पुकारोगे तो वो झट से उसके नाम की तरफ क्या करेगा, उस नाम की आवाज की तरफ क्या करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 8 माह। 8 माह का शिशु क्या करता है? 8 माह का जो शिशु होगा वो खिलौनों के साथ खेलने लगता है।
खिलौनों के साथ खेलने लगता है। अब उसे अनेक प्रकार के खिलौने चाहिए, अनेक प्रकार के खिलौने उसे चाहिए खेलने के लिए। अब वो अपने आप किसी अन्य चीज से नहीं खेलेगा, आपसे गुड़िया या गुड्डा जो भी है उसे वो चाहिए, तो टेडी बियर उसे किसी प्रकार का खिलौना उसे खेलने के लिए अब जरूर चाहिए होगा, तभी वो बच्चा खेलेगा। अगर आपने इस खिलौने को छीन लिया, छीनने पर क्या करेगा? रोएगा। अगर आप किसी आस पड़ोस में या किसी रिश्तेदार के घर पे 6 माह 8 माह के बच्चे को ले जाते हो और वहां जाकर किसी बच्चे का खिलौना उसे देख लेना, तब अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल करना है तो देख लेना 8 माह के बच्चे को किसी खिलौना, कोई किसी अन्य बच्चे का, वो आपको वो खिलौना वापस नहीं करेगा जब तक उसके 3-4 थप्पड़ नहीं मारेगी उसकी मम्मी। ये होता है 8 माह का बच्चा, क्योंकि वो स्वार्थी है, उसे अपने आप से मतलब है, उसमें स्वार्थ की भावना ज्यादा है, उसे ये पता है उसे कोई मतलब नहीं है वो चीज किसकी है, वो वहां से उठाकर ले आएगा वो चीज। ठीक है, उसे नहीं पता ये अपनी है क्या पराई है, कोई भी उसे मतलब नहीं है, वो उस चीज को उठा लेगा। अगर आप उस चीज को छीनते हो तो छीनने पर वो बच्चा क्या करेगा? रोएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया और प्रतिक्रिया होती है? वो 8 माह के दौरान होती है। उसके बाद हम बात करेंगे 3 माह का बच्चा, 3 वर्ष का सॉरी 3 वर्ष का बच्चा। 3 वर्ष का बच्चा क्या करता है? 3 वर्ष का बच्चा 5 से 7 वाक्य 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है, और यहाँ वो गिनती भी थोड़ी बहुत बोलने लगता है। जो उसने घर में सुनी होगी। 5 से 7 वाक्य का मतलब क्या है? ये 5 से 7 वाक्य का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलेगा। अभी यहाँ पर्सन कैसा बनता है ये देखिए, हमें पर्सन टू पर्सन टॉपिक टू कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यहां से पर्सन कैसे बनेगा? एक बात होती है कि जब बच्चा आपसे पर्सन पूछ लिया जाए कि एक शब्द, पहला शब्द बच्चा कब बोलता है, यानी कि अपनी शिशुअवस्था के दौरान जन्म लेने के बाद पहला शब्द जब बोलता है तब वो बच्चा 10 माह का होता है, यानी कि 10 माह में वो पहला शब्द बोलेगा। ठीक है, अब बात आती है, ये तो शब्द था, अकेला शब्द। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से माह के दौरान शिशु पहला सार्थक शब्द का मतलब देखिए, सार्थक शब्द का अर्थ होता है व्याकरण की दृष्टि से कोई शुद्ध शब्द, यहां तक कोई शुद्ध नहीं होगा, कुछ भी बोल देगा वो, जो उसे समझ में आया जैसे आया वैसे वो बोल देगा। परंतु अगर व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द की अगर बात आ जाए तो वो 14 माह का होगा। 14 माह का शिशु व्याकरण की दृष्टि से सार्थक शब्द बोलता है। पहला सार्थक शब्द की अगर बात कर दी जाए तो 14 माह का शिशु जो है वो पहला सार्थक शब्द बोलेगा, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से पहला सार्थक शब्द अगर शुद्ध शब्द की बात की जाए तो वो 14 माह का होगा। अगर सीधे पहला शब्द की बात की जाए तो वो 10 माह का होगा। अब बात आती है कि पहला वाक्य 5 से 7 वाक्य 3 वर्ष में, पहला वाक्य बिना व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध, अशुद्ध वाक्य 20 माह में। 20 माह में पहला वाक्य, परंतु ये वाक्य क्या होगा? व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, ये एक अशुद्ध वाक्य होगा। शुद्ध वाक्य बच्चा कब बोलता है? शुद्ध वाक्य वो कब बोलता है? जब वो 5 से 6 वर्ष की उम्र में चला जाएगा। शुद्ध वाक्य तो तब बोलेगा ना जब वो स्कूल में जाएगा। व्याकरण का ज्ञान कब होगा उसे? जब वो स्कूल में जाएगा या औपचारिक शिक्षा ग्रहण करेगा। अब तक जो कर रहा है वो अनौपचारिक शिक्षा भी नहीं है उसकी। अनौपचारिक शिक्षा की उम्र भी हमारी क्या होती है? 4 वर्ष मानी गई है। ठीक है, तो 3 वर्ष के अंदर वो कहां से 5 से 7 वाक्य बोलेगा? परंतु 5 से 7 वाक्य जरूर बोलता है, परंतु उन वाक्यों को कुछ भी व्याकरण की दृष्टि से हम शुद्ध नहीं कह सकते। कुछ भी जो उसने सुना है आज तक उन्हीं वाक्यों को वो बार बार दोहराने की कोशिश वो करने लगेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि 5 से 7 वाक्य वो एक साथ बोलने लग जाता है, एक साथ कोई बात बोलने लग जाएगा। ठीक है, अपनी बात को समझाने लग सकता है वो इतनी उम्र के अंदर। तो ये था हमारा 3 वर्ष तक। अब हम आगे बात करते हैं
यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं 4 वर्ष का बच्चा। अब हमने शुरुआत में बात की थी कि जो शेषावस्था होती है, शेषावस्था जो होती है वो हमारी जिज्ञासा प्रबल होती है, जिज्ञासा बहुत होती है इस चीज के अंदर। तो इस जिज्ञासा के कारण वो क्या करता है, अनेक प्रकार के चित्र बनाने लगेगा। कुछ भी चीज देखेगा, अगर उसके हाथ में कोई पेन या पेंसिल लगती है तो वो उस चीज से आए तीर से कुछ भी कागज के ऊपर चित्र बनाने लग जाता है। उसके बाद वो कई बार रेखाएं बनाता है, अनेकों प्रकार की कई बार रेखाएं बनाता है, कई बार रेखाएं बनाता है। रेखाएं बनाने का मतलब वो कुछ भी आड़ा तिरछा ऐसे लाइनें वो खींचने लग जाता है, यानी कि ऐसी लाइनें बनाने लग जाता है। उसके बाद कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, यानी कि जिज्ञासा उसके अंदर जैसे जैसे उत्पन्न होगी चीजों को, नई नई चीजों को जब जानने की, यानी कि जब वो 4 वर्ष का हो गया तो उसके अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी। जब वो उसके लिए संसार सारा क्या है, नया है, यानी कि अभी उसने जन्म लिए हुए 4 वर्ष हुए हैं। 4 वर्ष में अब उसे बहुत कुछ जानना है। तो जानना, जब उसके मस्तिष्क का विकास भी क्या हुआ, बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो जब मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होगा तो अनेकों प्रकार की जिज्ञासाएं उसके मस्तिष्क में क्या होगी, जन्म लेगी। और उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए बच्चा कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। उसके बाद वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है, वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है। अब उसे छोटी और बड़ी वस्तु के बारे में पता लग चुका है, यानी कि ये वस्तु छोटी है या ये वस्तु बड़ी है। आप उसे अगर कोई चीज दोगे, अब उसे जैसे मैं आपको ये बताता हूं कि एक तो रुई से 1 किलो रुई है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं 5 किलो रुई है, और एक 5 किलो का लोहे का गोला है। तो इस कौन सा आकार बड़ा होगा, रुई का आकार बड़ा होगा। अगर 4 वर्ष से पहले किसी बच्चे को अगर आप ये पूछोगे, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, ये फैक्ट हमें मानने पड़ते हैं। यहाँ पे ये बात ये है कि अगर 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को अगर आपने इन दोनों में अंतर पूछा तो बच्चा किसको बड़ा बताएगा, वो बड़ा इसको बताएगा, इसको ज्यादा भारी बताएगा, क्योंकि उसे आकार में बहुत बड़ी लग रही है वो चीज। उसे ये लगेगा ये दिखने में तो बहुत बड़ी है तो ये ही बड़ी है। उसे ये नहीं पता ये 5 किलो रुई इस 5 किलो लोहे के गोले से बहुत ही हल्की होगी। तो ये फर्क है इन दोनों में। जब वो 4 वर्ष का होगा तो इन दोनों के अंदर वो क्या करेगा, अंतर करने लग जाएगा, यानी वस्तुओं को क्रम में रखना। और दूसरी हल्की और भारी वस्तु में अंतर, हल्की और भारी वस्तु में अंतर। ये चीज कौन कौन सी चीजें जो जिज्ञासा से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, चित्र बनाने लगता है कब, 4 वर्ष का होता है। कई बार रेखाएं बनाता है, आड़े तिरछी रेखाएं 4 वर्ष का। कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। उसके अलावा वस्तुओं को क्रम में रखना सीख जाता है और हल्की और भारी वस्तुओं में अंतर करने लग जाता है। तो ये कब होता है, जब शिशु 4 वर्ष का होता है। अब बात करते हैं अंतिम 5 वर्ष की। 5 वर्ष की अगर हम बात करें तो 5 वर्ष में क्या होगा, वो 15 से 20 तक गिनती, 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। सामाजिक विकास के अंदर हम पढ़ेंगे कि औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है हमारी, अनौपचारिक शिक्षा हमारी कहाँ शुरू होती है। अनौपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो 4 वर्ष में हमारी अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक जो हम घर के अंदर सीखते हैं, हमारे आसपास के वातावरण से सीखते हैं। और औपचारिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है हमारी, जब हम किसी स्कूल में प्रवेश करते हैं, यानी कि हम 5 वर्ष में कब बच्चा स्कूल में प्रवेश करता है। स्कूल भेजने की जो सर्वश्रेष्ठ उम्र साइकोलॉजी के माध्यम से बताई गई है वो 5 वर्ष बताई गई है, क्योंकि 5 वर्ष के बच्चे का मानसिक विकास 90% तक हो जाता है और चीजों को सीखने के लिए वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उम्र होती है। तो
इस उम्र में क्या है औपचारिक शिक्षा, मतलब एक सिलेबस के अनुसार एक अनुशासन में रहकर एक बुक के माध्यम से कोई शिक्षा ग्रहण की जाती है तो वो औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा में कोई अनुशासन नहीं होता, आप कहीं से भी कुछ अच्छा या बुरा सीख रहे हो तो वो आपके अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो ये था हमारा मानसिक विकास, ठीक है, ये थी हमारी मानसिक विकास की क्रियाएं। यहाँ से 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है और एक व्याकरण की दृष्टि से। अब यहाँ जो होगा वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगेगा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। यानी कि हमने बात की कि पहला जो शब्द है वो कब बोलेगा, वो 10 माह का होगा तब पहला शब्द, परंतु वो शब्द जो होगा वो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में प्रथम सार्थक शब्द यानी व्याकरण की दृष्टि से अगर शुद्ध शब्द की बात आए तो वो 14 माह का शिशु होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए एक वाक्य कब बोलता है, सीधा एक वाक्य है, तो आपको 20 माह आंसर देना है। अगर आपसे पूछ लिया 5 से 7 वाक्य कब बोलेगा तो 3 वर्ष में। अगर आपसे पूछ लिया जाए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वो बच्चा कब बोलता है तो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य वो 5 वर्ष की उम्र में बोलने लगता है। तो ये था हमारा मानसिक विकास। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी संवेगात्मक विकास की, संवेग की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं शेषावस्था, संवेगात्मक विकास। ठीक है, सबसे पहले संवेगात्मक विकास को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा संवेग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि संवेग असल में है क्या। ऐसे तो हमारी ये टॉपिक बहुत ही डिटेल से भी है, हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु यहाँ हम थोड़ी चर्चा इसके बारे में करते हैं कि संवेग क्या है। संवेग के लिए एक मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था वुडवर्थ, एक नाम था वुडवर्थ। इस वुडवर्थ ने क्या कहा कि किसी व्यक्ति के आवेश या गति में आने की स्थिति क्या कहलाती है, संवेग कहलाती है। यानी कि संवेग व्यक्ति के गति या आवेश में आने की स्थिति को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। ये किसने कहा, वुडवर्थ ने कहा। अब इस संवेग को पढ़ने से पहले हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। 3 चीजों को हम साथ में पढ़ेंगे तो हमें यह संवेग समझ में आएगा। सबसे पहला जो शब्द है वो है भावना। नाम सुना कि इसकी भावना बहुत अच्छी है। उसके बाद संवेग, ठीक, एक शब्द और भी संवेग के साथ जुड़ा होता है जिसका नाम है मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति, इन तीनों को क्या है हम साथ साथ पढ़ते हैं कि भावना क्या है, संवेग क्या है और मूल प्रवृत्ति क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भावना क्या चीज है। भावना क्या है कि जब आप किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी विचार रखते हो, अगर वो विचार, कोई भी थिंकिंग अगर आपकी किसी चीज के बारे में है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में जो कोई भी विचार आप रखते हैं, वो विचार या थिंकिंग आपकी जो है वो अगर आपके अंदर तक है, यानी कि वो विचार क्या अभी तक आपके आंतरिक रूप में है, तो वो क्या कहलाएगा, वो भावना कहलाएगा। यानी कि विचारों का आंतरिक रूप, ठीक है, आपके विचारों को अगर आपने अंदर तक सीमित रख रखा है, अपने तक, आपके मस्तिष्क में अगर आपने, आपके दिल में अगर आपने ये छुपा के रख रखी है किसी व्यक्ति को लेकर कोई बात, तो वो आपकी भावना है उस चीज को लेकर, ठीक है। यानी कि हम भगवान के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि भगवान ये है वो, तो वो हमारे विचार जो है वो हमने अंदर तक है, हमारे आंतरिक, हम किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं हमारी आस्था को। हमारी आस्था क्या होती है, वो हमारी भावना से जुड़ी हुई होती है,
ठीक है, किसी चीज को लेकर अगर हमारी कोई आस्था है तो वो आस्था क्या है, हमारे विचारों के अंदर हमारे आंतरिक रूप में होती है। हम अंदर ही अंदर उस चीज को सोचते हैं कि हाँ ये चीज ऐसी होगी, तो वो हमारा विचारों का आंतरिक रूप है। और विचारों का आंतरिक रूप क्या कहलाता है, भावना कहलाता है। अगर ये विचार अब तक क्या है, जब तक आपके अंदर है तो भावना है, अगर ये विचार बाहर निकलकर किसी के सामने प्रकट हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, संवेग, यानी कि विचारों का बाह्य प्रकाशन। विचारों का बाह्य प्रकाशन। अगर आपने अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को, आपके साथ रहने वाले आपके किसी फ्रेंड पर आपको गुस्सा आ रहा है, अगर उस गुस्से को अंदर तक है, आपके अंदर या फिर उसे गालियां निकाले जा रहे हो। स्कूल टाइम में क्या होता था, किसी टीचर को हम गालियां निकालते, अंदर ही अंदर गालियां निकालते थे, वो उस टीचर को लेकर हमारी भावना थी, यानी कि वो हमारे विचार थे कि वो इस तरह का है, हम अंदर ही अंदर उसे बोलते रहते थे, तो वो हमारा भावना थी, हमारे विचारों का आंतरिक रूप थी। अगर वो गालियां निकलकर हमने उसके मुंह पे अगर स्पष्ट रूप से उसके सामने प्रकाशन कर दिया, हमारे गुस्से को इजहार कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे विचारों का बाह्य प्रकाशन। हमने उसके सामने प्रकट किए हमारे विचारों को, जो हम उस चीज को लेकर या उस व्यक्ति के बारे में जो सोच रहे थे वो हमने उसे अब बता दिया तो क्या बन गया, वो हमारा संवेग बन गया। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में कि भावना क्या होगी, विचारों का आंतरिक रूप, और संवेग क्या होंगे, विचारों का बाह्य प्रकाशन। अगर विचार आंतरिक है तो भावना, और विचार अगर बाहर निकल कर किसी के सामने प्रकट हो गए तो वो विचारों का बाह्य प्रकाशन क्या बन जाता है, संवेग बन जाता है। अब बात आती है मूल परिवर्तन। यहाँ आंतरिक था, यहाँ निकलकर सामने है तो संवेग, और इस विचार के साथ साथ अगर आपने कोई क्रिया कर दी तो क्या बन गया, वो मूल प्रवृत्ति जुड़ गई। यानी कि आपको गुस्सा आया या आपको किसी चीज से लगा डर, आप डरते हो किसी चीज के बारे में, आप मानते हो कि भूत है, तो ये तो भावना है। अगर भूत सामने आ गया तो क्या होगा, डर लगेगा, और डर लगेगा तो क्या होगा, अपने विचार बाहर निकलेंगे, बाहर निकल पसीना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा, वहां से डरकर भागोगे, तो भागना क्या होगा, एक क्रियात्मक रूप हो गया उनका, क्रियात्मक रूप हो गया। और ये क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति। हर संवेग के साथ एक मूल प्रवृत्ति जुड़ी होती है। संवेग क्या है, भय क्या है, एक संवेग है, इसके साथ एक मूल प्रवृत्ति कौन सी जुड़ी हुई है, भागना, पलायन। भय होगा, डर लगेगा, तो क्या करोगे, वहां से भागोगे। शेर सामने आ गया एकदम से, डरते हो, भागोगे उसके सामने से, पलायन करोगे वहां से। ठीक है, तो वो पलायन क्या होगा, एक क्रियात्मक रूप। संवेग क्या है, बाद में चलकर एक क्रियात्मक रूप ले लेते हैं, और क्रियात्मक रूप क्या कहलाता है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। विचारों का आंतरिक रूप भावना, और संवेग विचारों का बाह्य प्रकाशन। अगर बाह्य प्रकाशन के दौरान अगर कोई आपने क्रियात्मक या क्रिया की है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी, मूल प्रवृत्ति कहलाएगी। यहां तक बात क्लियर? ठीक है, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। कोई भी अगर आपको कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम होती है, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में या फिर उसी टाइम आपकी लाइव वीडियो के दौरान आपकी वो चीज हल कर दी जाएगी। ठीक है, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रखनी है, हमें जो चीज है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। हमें दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है किसी भी थॉट्स को लेकर, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर यहाँ प्रॉब्लम आ गई तो समझो आगे तक वो प्रॉब्लम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमें साइकोलॉजी में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं रखनी है, हमें हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो फिर ये भी आएगा, क्योंकि भावना अगर आपके समझ में आएगी कि विचारों का आंतरिक रूप है, तो संवेग क्या होगा, इन विचारों को बाहर निकालना क्या कहलाएगा, संवेग। और इन संवेगों को बाहर निकाल कर अगर कोई क्रिया की है आपने साथ साथ में, तो वो साथ साथ की क्रिया क्या कहलाती है, मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो एक साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, और हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, हम आराम से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। हमारे एग्जाम से पहले हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए आपको कहता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ चीज हमें नहीं समझ में आई, तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं संवेग के अंदर।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संवेगों की विशेषता। संवेगों की विशेषता, सबसे पहली विशेषता की हम बात करें तो संवेगों की जो विशेषता है, सबसे पहली संवेग जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। संवेग जो है वो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, मानव, पशु, पक्षी, जानवर जितने भी है, हर व्यक्ति, हर मानव, हर प्रकृति के किसी भी रूप के अंदर वो व्यक्ति है, उसके अंदर वो क्या संवेग पाए जाएंगे। पशु हो, चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई मानव है, ठीक है, कोई जानवर है, तो आप उन सभी के अंदर क्या है, ये संवेग पाए जाएंगे। इसलिए संवेगों को क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट विशेषता जो है हमारी वो है संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। संवेग जो हैं जन्मजात होते हैं। जन्म से हमारे साथ संवेग जुड़े होते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तब से बच्चे के साथ में संवेग भी जन्म लेते हैं, परंतु संवेगों का धीरे धीरे क्या होता है, उन संवेगों में परिपक्वता आने लगती है और परिपक्वता के बाद में वो संवेग क्या आगे हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। जन्म के समय एक ब्रिजेश नाम के मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि जन्म के समय बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, और एक जेबी वॉटसन था जिसने कहा कि जन्म के समय एक बच्चे के अंदर क्रोध, प्रेम और ईर्ष्या 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो दूसरी विशेषता क्या बनेगी कि संवेग क्या होते हैं, जन्मजात होते हैं। उसके बाद तीसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होते हैं। संवेग उत्पन्न होने पर शरीर में परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन का मतलब अगर आपको किसी प्रकार से तेज गुस्सा आया तो गुस्सा क्या है, आपका संवेग है, तो ठीक है, तो गुस्सा आया तो क्या होगा, आंखें लाल हो जाएगी, चेहरा लाल हो जाएगा, आंखें बड़ी हो जाएगी, तो वो क्या हुआ, एक शरीर में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, भय लगा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भय के अंदर, चेहरा लाल हो जाता है भय के अंदर भी, तो ठीक है। तो उस प्रकार से क्या हुआ, अगर आपको शर्म आती है, लज्जा महसूस होती है, तो क्या होगा, आंखें झुक जाएगी। तो उस तरह से क्या है, हमारे शरीर के अंदर जब कोई संवेग विकसित होता है या प्रकट होता है या उत्पन्न होता है तो हमारे शरीर में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, आई बात यहां तक समझ में। उसके बाद संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी रह जाती है। अगली विशेषता क्या है, लिखते जाइए साथ साथ। संवेगों के तीव्र होने पर विचार प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि अगर आपको मान लो गुस्सा आया, बहुत तेज गुस्सा आ रखा है, तो क्या आगे सोचने और समझने की जो शक्ति है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक व्यक्ति ज्यादा खुशी होगी तो भी आप नहीं समझ पाओगे कि क्या होने वाला है। क्या कई बार क्या होता है, हम गुस्से के अंदर कुछ गलत कर जाते हैं, कई बार क्या तो ज्यादा खुशी के अंदर भी हम गलत कर जाते हैं। तो क्या होता है, ये वो हमारे संवेग हैं जो हमारे विचारों की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, धीमी कर जाते हैं। और उन धीमी होने की वजह से क्या है, हम चीजों को समझ नहीं पाते और चीजों को सोच नहीं पाते कि क्या गलत है और क्या सही है। तो ये थी हमारी चौथी विशेषता। उसके बाद हम पांचवी विशेषता की बात करें, संवेगों की अभिव्यक्ति व्यक्तिगत होती है। संवेग जो है वो व्यक्तिगत होते हैं, यानी कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के संवेग होंगे। किसी को गुस्सा आएगा तो ये नहीं है कि उसके सामने खड़े व्यक्ति को भी गुस्सा आएगा। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ये नहीं है कि सामने आपके जो खड़ा है उसको भी गुस्सा आएगा। कोई ठंडे स्वभाव का भी व्यक्ति हो सकता है जो बात को समझे उसके बाद में कोई रिएक्ट करे, तो क्या होगा, संवेगों की अभिव्यक्ति जो होती है वो व्यक्तिगत होती है, एक व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय तक रहते हैं संवेग। किसी में गुस्सा जो है वो 5 मिनट रहेगा, कोई व्यक्ति है 2-2, 3-3 दिन तक गुस्सा रहेगा। तो वो चीजें क्या है, उसमें अभिव्यक्ति क्या है, वो अलग अलग रहती है हर व्यक्ति की। कईयों में भय बहुत कम होता है, वो कई चीजों से नहीं डरते हैं, और कई व्यक्ति जो है वो बहुत डरते हैं। तो वो क्या अभिव्यक्ति अलग अलग है उन व्यक्तियों की।
ठीक है, यहां तक हमें समझ में आया। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो संवेगों की प्रकृति जो है वो अस्थायी होती है। संवेगों की प्रकृति अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब कि संवेग आएगा और थोड़ी देर के बाद में वो संवेग क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। गुस्सा आएगा, ये तो नहीं है जिंदगी भर रहने वाला है, थोड़ी देर के लिए आएगा। जब कोई नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन तो गुस्सा ठंडा, क्या होगा, संवेग चला गया। भय, कोई चीज सामने आई डरावनी तो डर लगा, वो चीज सामने से चली गई तो भय हट गया, तो क्या हुआ, संवेग खत्म हो गया। तो संवेग जो होते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, अस्थायी होती है बिल्कुल भी। संवेग और दुख और सुख दोनों मिलते हैं संवेगों में। दुख व सुख दोनों मिलते हैं। मतलब कि अगर आपका संवेग सकारात्मक है, अगर आपको किसी चीज से खुशी हुई है, खुशी की अगर प्रकट हुई है, अगर आप खुश हो तो क्या होगा, आपको सुख मिलेगा उससे। कोई अच्छी न्यूज मिली है तो संवेग क्या प्रकट होगा, खुशी का, तो सुख मिलेगा। अगर कोई नकारात्मक संवेग विकसित हुआ, यानी गुस्सा आया, कोई भय हुआ, तो उससे क्या हो गया, हमें पीड़ा महसूस होगी, यानी कि दुख महसूस होगा। तो ये थी आपकी संवेगों की विशेषताएं। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं संवेगों। उसके बाद हम बात करते हैं संवेगों में। एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का क्या नाम था, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए। 14 प्रकार के संवेग बताए। ये 14 संवेग हम जब संवेग टॉपिक पढ़ेंगे तो इन 14 संवेगों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें शेषावस्था को पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ तक आप ये याद रखिए कि विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 प्रकार के संवेग बताए थे। ठीक है, ये यहाँ तक बात याद रखना। दूसरी बात कि एक और मनोवैज्ञानिक था जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, इसने संवेग 2 तरह के बताए, 2 प्रकार के संवेग। इसने कहा 2 ही प्रकार के संवेग होते हैं। पहला संवेग कौन सा, युयुत्सा। दूसरा जिजीविषा। इसका अर्थ क्या होता है, युयुत्सा का, युद्ध की इच्छा। इसने कहा कि जीने की इच्छा। इसने कहा कि 2 ही प्रकार के संवेग है। एक तो होगा नकारात्मक संवेग, यानी कि जिसे हम बोलते हैं युयुत्सा, यानी कि युद्ध की कोई इच्छा। अगर गुस्सा है तो कोई किसी से लड़ने की इच्छा होगी। अगर जिजीविषा, अगर कोई सुख प्रकट हुआ है, सकारात्मक संवेग है, तो एक जीने की इच्छा हमारे सामने प्रकट होती है। तो ये था हमारा संवेगों में 2 चीजें याद रखनी है आपको, अगर पूछ लिया जाए 14 प्रकार के जो संवेग बताए गए हैं वो किसके द्वारा बताए गए। विलियम मैकडूगल ने अपनी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के अंदर 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। फिर बात करते हैं सिगमंड फ्रायड की। तो सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार के संवेग बताए, युयुत्सा और जिजीविषा। युयुत्सा का अर्थ क्या होता है, युद्ध की इच्छा, और जिजीविषा का अर्थ क्या होता है, जीने की इच्छा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिशुअवस्था के अंदर संवेगात्मक विकास। ये तो था हमारा संवेग, थोड़े बहुत हमने नॉर्मल डिस्कस की संवेग के ऊपर। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद हम पढ़ते हैं शिशुअवस्था के अंदर संवेग। शिशुअवस्था के अंदर अगर हम बात करें तो शिशुअवस्था के अंदर जन्म के समय उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि जेपी वॉटसन ने 3 प्रकार के संवेग जन्म के समय बताए। जेपी वॉटसन के अनुसार 3 संवेग, पहला क्रोध, प्रेम और घृणा या ईर्ष्या।
ये 3 प्रकार के संवेग क्या जन्म के समय बच्चे के अंदर एक शिशु में पाए जाते हैं। किसके अनुसार? जेबी वॉटसन के अनुसार जन्म के समय एक बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग पाया जाता है, ये बात हमने कही। जेबी वॉटसन ने क्या कहा कि 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, प्रेम और घृणा। अकेला उत्तेजना नहीं, 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन सा? क्रोध, प्रेम, घृणा। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शेषावस्था। शेषावस्था के अंदर क्या होता है? शिशु का व्यवहार संवेगों की अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? शेषावस्था में शिशु का व्यवहार संवेगों की क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है। यानी कि अभिव्यक्त करेगा उन संवेगों को धीरे धीरे। यानी कि जैसे जैसे उसके शरीर में क्या आएगी? परिपक्वता आएगी, उसके मानसिक विकास में अगर परिपक्वता आएगी तो वो क्या करेगा? अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करेगा। संवेग क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। संवेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। इससे क्या होगा? दुख। इससे क्या होगा? सुख। सकारात्मक संवेग क्या है? अगर आपको किसी से यानी तो प्रेम, वात्सल्य, ठीक है, ऐसे कोई अगर कोई भी संवेग विकसित हो रखे हैं, ठीक है, यदि खुशी मिली है कोई चीज से तो वो क्या होगा? आपको सुख देगा। ठीक है, वो सकारात्मक संवेग है। वो संवेग जो हमें सुख प्रकट कराए वो संवेग क्या कहलाएंगे? सकारात्मक संवेग कहलाते हैं। वो संवेग जिससे हमें दुख प्रकट हो वो संवेग क्या कहलाते हैं? हमारे नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। और आयु बढ़ने के देखो इसमें शेषावस्था के अंदर क्या होता है? जब बच्चे की उम्र शेषावस्था में कम होती है, यानी कि शुरुआत में एक बच्चे के जन्म के समय बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मक संवेग पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वार्थी है। स्वार्थी होगा, दूसरों से ईर्ष्या करेगा। यानी अगर उसकी माँ ने किसी अन्य बच्चे को गोद में उठा लिया तो वो उससे क्या करेगा? वो उससे गुस्सा होगा, अपनी माँ से रोएगा, चिल्लाएगा, क्योंकि उसमें नकारात्मक संवेगों की ज्यादा है, क्योंकि स्वार्थी है वो, इसलिए उसमें नकारात्मक। और जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है, हमारी आयु बढ़ते बढ़ते क्या होगा? हमारे संवेग क्या है? नकारात्मक से क्या हो जाएंगे? सकारात्मक हो जाएंगे। ये बात हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ये बात समझने से पहले देखिए इसके अंदर आपको समझ में आएगी। आपको एक ब्रिजेश नाम का एक मनोवैज्ञानिक था जिसने कहा कि जन्म के समय एक शिशु में उत्तेजना नामक संवेग है। यह बात समझने के लिए कि जन्म के समय एक शिशु में उत्तेजना नामक संवेग है। जब बच्चा 3 माह का होगा, एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था इस ब्रिजेश ने कि जन्म के समय तो बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग है, फिर 3 माह के बच्चे के अंदर 2 संवेग कौन कौन से? कष्ट और आनंद। नकारात्मक है ना ये, ठीक है। उसके बाद जब बच्चा 6 माह का होगा, 6 माह के बच्चे के अंदर क्रोध, भय, कौन कौन से? क्रोध और भय और ईर्ष्या, ये कौन से संवेग है? नकारात्मक संवेग है ना। कि क्रोध होगा तो क्या होगा? खुशी थोड़ा ना मिलेगी। भय होगा तो खुशी थोड़ा ना मिलेगी, दुखी मिलेगा। ईर्ष्या से क्या होगा? किसी से जलन करोगे, क्या होगा? दुख प्रकट होगा। ठीक है, 6 माह में। उसके बाद जब शिशु पहुंचता है अपने 12वें माह के अंदर, 12वें माह, 12 माह का जब शिशु होता है तो उसके अंदर 2 प्रकार के संवेग होते हैं, स्नेह और उल्लास। अब उसे अपने परिवार से, अन्य आसपास की वस्तुओं से क्या होगा? स्नेह होगा और उल्लास की भावना उसके अंदर प्रकट होगी। खुश मिजाज होगा बच्चा 12 माह का। 1 साल का होते ही बच्चा खुश मिजाज हो जाता है। अब क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ? उत्तेजना, फिर यहाँ नकारात्मक, यहाँ नकारात्मक, और फिर यहाँ जाते जाते क्या हुआ? संवेग क्या होगी? सकारात्मक होगी ना। तो इसलिए कहा गया है कि संवेग 2 प्रकार के होते हैं। जन्म के समय हमारे अंदर सबसे ज्यादा नकारात्मक संवेग होते हैं। जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती है संवेगों की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? सकारात्मक हो जाती है। तो यहाँ तक आपके समझ में आया? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शेषावस्था में सामाजिक विकास की। शेषावस्था में सामाजिक विकास, आज हमारी शेषावस्था कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं शेषावस्था में सामाजिक विकास।
सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास का अर्थ होता है अपने आसपास के वातावरण के साथ में अंतःक्रिया करके अगर हमारी नैतिकता में परिवर्तन आता है या आचरण में परिवर्तन आता है तो वो हमारा सामाजिक विकास है। ठीक है, सामाजिक विकास में क्या होता है कि सामाजिक वातावरण के साथ में क्या करता है बच्चा, अपने सामाजिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए क्या करता है, अपनी नैतिकता में बदलाव करता है, अपने व्यवहार में बदलाव करता है, नई चीजों को सीखता है, तो उसकी सामाजिकता में परिवर्तन कहलाता है, उसके सामाजिक विकास में परिवर्तन कहलाता है। अब वो अपने घर से निकलकर 5 वर्ष का यानी कि 600 वर्ष, जब वो शिशु 5 वर्ष का हो जाएगा तब वो अपनी कौन सी शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर निकलेगा, अपनी औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब वो घर से बाहर निकलेगा तो वो नई नई चीजों को सीखेगा और जब अनेक प्रकार बच्चों से मिलेगा और अनेक प्रकार के लोगों से मिलेगा तो उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो कुछ ना कुछ बच्चा नया सीख कर आएगा, यानी कि उसकी नैतिकता और उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं हमें चेंजिंग प्राप्त होगी, कुछ नया उसका उसे अनुभव होगा। और वो अनुभव होना किस लिए, क्या कैसे हुआ कि उसने अपने सामाजिक वातावरण के साथ में क्या किया, अंतःक्रिया किया। तो अंतःक्रिया का मतलब अगर सामाजिक वातावरण के साथ अगर हम घर से बाहर निकलकर किसी अन्य वातावरण के साथ अगर कोई अंतःक्रिया करते हैं और उससे अगर हमारी कोई नैतिकता या व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा सामाजिक विकास कहलाता है। अब इस सामाजिक विकास के अंदर क्या होता है ये बात याद रखना। सामाजिक विकास में सबसे पहले क्या चीजों को याद रखना कि सामाजिक विकास के अंदर क्या होगा कि कोई बच्चा किसी वस्तु और व्यक्ति में अगर अंतर करने लगता है, मान लो कोई वस्तु है, अब से पहले क्या था जब शिशु छोटा था, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का जब शिशु होता है तो उसे ये नहीं पता ये व्यक्ति है ये वस्तु है। वो गुड़िया को भी क्या समझता है, सजीव समझता है, वो ये समझता है इसमें भी जान है, ये भी बोलेगी। ठीक है, अगर एक व्यक्ति है तो उसे व्यक्ति के समान ही वो समझेगा, उसे वो दूध पिलाने की कोशिश करेगी या करेगा या फिर उसे ही वो खिलाने की कोशिश करती है, उसे एक बच्चा समझती है वो। परंतु उसे अब क्या होगा, जब उसमें सामाजिक विकास होगा, उसमें सामाजिक विकास के गुण उसमें प्रकट होंगे तो क्या होगा, उसकी वस्तु और व्यक्तियों में उसे अंतर पता लग जाएगा कि ये वस्तु है और ये एक व्यक्ति है उसे। ठीक है, यहाँ जब ये चीज अगर होने लग जाती है किसी शिशु के अंदर तो हमें ये पता लग जाता है कि उस बच्चे का अब क्या हो गया, सामाजिक विकास होने लगा है या सामाजिक विकास होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक विकास की क्रियाओं की, कि सामाजिक विकास में कौन कौन सी क्रियाएं शिशु करता है। सामाजिक विकास के अंदर अगर हम क्रियाओं की बात करें तो सबसे पहली क्रिया जब हम बात करते हैं वो 3 माह से शुरू होती है। सामाजिक विकास 3 माह का जो शिशु है वो अपनी मां को पहचानने लगता है, अपनी मां को पहचानने लगता है। क्या करेगा, इससे पहले क्या, जब 3 माह 2 माह तक क्या है अपना शिशु क्या हर साड़ी वाली औरत को क्या करेगा, अपनी माँ समझेगा। उसे ये नहीं पता ये मेरी माँ है, ये मेरे दादा है, ये मेरे पापा है, ये मेरे मामा है, ये मेरे चाचा है। उसे नहीं पता है कि ये अभी तक कौन उसके परिवारजन है, वो अपने किसी को नहीं पहचानता। और सबसे पहले जब वो पहचानने लगता है वो अपनी माँ को पहचानने लगता है जब वो 3 माह का होता है। 3 माह का शिशु क्या है, अपनी माँ को पहचानने लगा है और अलग होने पर, अपनी माँ से अलग होने पर क्या होगा, दुखित होगा, दुख प्रकट करेगा, दुखित होगा, यानी कि अपनी माँ से अलग होने पर क्या करेगा, होगा दुखित होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे 4 माह का शिशु। 4 माह का शिशु क्या करता है, बच्चों को व्यक्तियों के साथ अच्छा लगने लगता है। बच्चा जो होगा यानी कि अब वो अपनी माँ को पहचानने लगा है और अब सामाजिकता उसमें आ चुकी है, सामाजिक भावना आएगी तो क्या करेगा, व्यक्तियों के बीच में रहना पसंद करेगा। अब जब 4 माह का हो गया तो व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करेगा, व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करेगा। अब से पहले क्या था कि एक शिशु को हमने झूले में सुला दिया और वो सो गया वहां पे, उसे किसी का कोई मतलब नहीं है, कोई उसके पास है या नहीं है, वो खेल रहा है तो खेलता रहेगा। परंतु अब क्या होगा, उसमें सामाजिकता जब परखने लगेगी तब उसमें व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, उसे एक व्यक्तियों की झुंड की आवश्यकता होगी, एक ग्रुप की आवश्यकता होगी। उस ग्रुप में बच्चा क्या है, रहना शुरू करेगा। 4 महीने का बच्चा ऐसे रहेगा, उसे 4-5 व्यक्तियों के बीच में रहना उसे पसंद होगा।
ठीक है, ये थी 4 माह की बात। उसके बाद हम बात करेंगे अभिभावकों में अंतर। अभिभावकों को पहचानने लगता है। 4 माह का शिशु अभिभावकों को भी पहचानने लगता है, यानी कि उसे अब अपने परिवार वालों और बाहर वालों में अंतर महसूस होने लगेगा, अपने बाहर वालों को और अपने परिवार वालों को समझने लगेगा। फिर बात करते हैं हम 5 माह का शिशु। फिर हम बात करते हैं 5 माह का शिशु। 5 माह का जो शिशु है वो अपरिचितों से डरता है। अपरिचितों से डरता है, यानी कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर घर पे आ जाता है, अगर किसी बच्चे के सामने आ गया तो बच्चा क्या करेगा, भय महसूस करेगा, उस व्यक्ति से क्या करेगा, डरने लगता है, क्योंकि उसे अब प्रेम और क्रोध इन दोनों में क्या हो गया, अंतर महसूस हो चुका है। यानी कि जब शिशु 5 माह का होगा उसे प्रेम और क्रोध इन दोनों में क्या हो गया, अंतर महसूस होने लगा है। यानी कि अपरिचितों से डरेगा, अपरिचितों से भय महसूस करेगा, यानी कि बाहर का कोई व्यक्ति अगर बाहर अंदर आ जाता है, घर के अंदर आता है तो उसे भय महसूस करेगा, उसे लगेगा ये व्यक्ति कौन आ गया, उसे पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि वो अपने अभिभावकों को तो पहचानता है, अपने घर वालों को, अपनी माँ को भी पहचानने लगा 3 माह के अंदर। 4 माह में वो अपने अभिभावकों को पहचानने लगा, ठीक है। अब व्यक्तियों के साथ रहना पसंद करता है, परंतु अपने परिवार के व्यक्तियों के साथ में। अब जो अगर कोई बाहर से कोई अनजान व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसे भय महसूस करेगा, और क्योंकि वो प्रेम और क्रोध में दोनों में अंतर करने लगता है। अब हम बात करते हैं जो बच्चा 1 वर्ष का होगा। 1 वर्ष का जो शिशु है वो क्या करेगा, परिवार के साथ घुल मिल जाता है, परिवार के साथ घुल मिल जाता है, यानी कि जितने परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ में वो घुल मिल जाएगा, उन सभी को जानने लग जाएगा, उन सभी को पहचानने लगेगा, उन सभी के साथ में रहने खेलने लग जाएगा। उससे पहले क्या था, उसे अपनी माँ ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि जब 1 वर्ष से पहले क्या होगा, ज्यादातर बच्चों को अपनी माँ से ज्यादा लगाव होता है, अपने पिता से लगाव होता है, तो वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में भी क्या करेगा, खेलने लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे 2 वर्ष का। 2 वर्ष का बच्चा क्या करता है, 2 वर्ष का बच्चा बड़ों के हाथ में बड़ों के काम में हाथ बंटाने लगता है। हाथ में काम बंटाने का मतलब ये नहीं है कि वो घर के सारे काम कर देगा, उस घर के सारे काम नहीं करेगा, यानी कि उसके फादर या उसके परिवार के कोई भी सदस्य कुछ भी काम कर रहे होंगे तो वो बीच में जाके वैसा ही काम करने की क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। यानी कि अगर मम्मी झाड़ू निकाल रही है तो वो भी क्या झाड़ू निकालने की कोशिश करेगा कि मैं भी ऐसा करूं। तो यानी कि वो बड़ों के काम में क्या करेगा, हाथ बटाने की कोशिश करेगा। 3 वर्ष का, आगे हम बात करते हैं 3 वर्ष का शिशु। 3 वर्ष का शिशु जो है वो पड़ोसी बच्चों के साथ खेलने लगता है, यानी कि वो बाहर निकलेगा, अपने परिवार से, अपने घर से बाहर निकलकर पड़ोसी बच्चों के साथ में खेलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसके अंदर सामाजिकता के लक्षण उसमें प्रकट होने लगे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट 4 वर्ष का बालक। 4 वर्ष का जो शिशु है, जब शिशु 4 वर्ष का होगा तो 4 वर्ष का जो शिशु होगा उसमें क्या है कि 4 वर्ष के अंदर सबसे पहले उसकी शिक्षा प्रारंभ की अवस्था होती है, शिक्षा आरंभ की। और शिक्षा भी कौन सी, उसकी अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए अनौपचारिक शिक्षा होगी, अगर आपसे पूछ लिया जाए अनौपचारिक शिक्षा प्रारंभ की जो उम्र होती है एक बच्चे की, अनौपचारिक शिक्षा जो अपने परिवार से लेता है एक बच्चा, ठीक है, आसपास के वातावरण से लेता है, या जैसे हम आंगनवाड़ी के अंदर जब उसे भेजते हैं, नॉर्मल जो छोटे मोटे किड्स स्कूल के अंदर उसे भेजते हैं, प्ले स्कूल में जब हम भेजते हैं, तो वो जो शिक्षा होती है एक बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा होती है, वो शिक्षा कब प्रारंभ होती है, उसकी 4 वर्ष के अंदर प्रारंभ होती है। परंतु उसकी औपचारिक शिक्षा की जो उम्र होती है एक बच्चे शिशु की, वो 5 वर्ष होती है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अगर औपचारिक शिक्षा अगर बच्चे को दी जानी चाहिए साइकोलॉजी के माध्यम से, तो क्या होगी वो उम्र, जब वो बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पाएगा तो वो उम्र होगी 5 वर्ष। अगर अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो 4 वर्ष का बच्चा जो है वो अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर पाता है।
तो ये था हमारा आज शेष अवस्था के अंदर मानसिक विकास। जिस तरह से हमने पहले वीडियो के अंदर बात की थी, पिछले वीडियो के, हम सामाजिक विकास, हम शेष अवस्था के मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास की चर्चा करेंगे। तो उसी प्रकार से हमने आज सबसे पहले मानसिक विकास को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एक शिशु का संवेगात्मक विकास किस प्रकार से होता है, फिर हमने पढ़ा कि एक शिशु का सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा। आपको अगर ये चीजें नहीं कुछ भी अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है। जिस प्रकार से पिछली वीडियो के अंदर लाइव क्लास के अंदर जब बच्चों ने प्रश्न पूछे कि कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने पूछा और आज मैंने वो चीज डिस्कस करके आपको क्लियर करा दी। उसी तरीके से अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे बताइए, मैं वो अगली क्लास के अंदर या उसी टाइम आपकी वो चीज क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ये आपका एक मकसद होना चाहिए। जो चीज आपको यहाँ हमारे द्वारा करवाई जा रही है उस चीज को आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, कोई नया अगर हमारे साथ जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको अगली वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन उसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।